आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बिहार डीजल अनुदान योजना का ऑनलाइन अप्लाई करने की कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। वीडियो को आप ध्यान पूर्वक अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को आप फेसबुक देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डीजल अनुदान योजना का ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डीबीटी एग्रीकल्चर कृषि विभाग बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा। इसका ऑनलाइन सेवाएं पे क्लिक करो, डीजल सब्सिडी खरीद 2026-27 पे क्लिक करना है। अब इस वेबसाइट पर कैसे आएंगे, किस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप डीजल अनुदान योजना का कंप्लीट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, पूरी प्रक्रिया जानिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और गूगल पे टाइप करना है rajhelps.in। इस तरह से आपको rajhelps.in लिख के सर्च करना है। पहले नंबर में राजहेल्प वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से आप rajhelps.in की वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए आपको लेटेस्ट अपडेट कैटेगरी देखने को मिलेगा और इसके ठीक नीचे यहाँ देखिए बिहार डीजल अनुदान योजना ऑनलाइन अप्लाई 2026, इस पर आपको क्लिक करके आर्टिकल को ओपन कर लेना है। अब इस आर्टिकल में डीजल अनुदान योजना से जुड़ी पूरी जानकारी बताया गया है, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आसानी से सभी जानकारी जान सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने की भी पूरी प्रोसेस बताया गया है। और आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ देखिए डीजल अनुदान अप्लाई, इसके आगे ऑनलाइन अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से अगले स्टेप में नया पेज देखने को मिलेगा, या फिर आप चाहे तो इस तरह से ऑनलाइन सेवाएं पे क्लिक करके डीजल सब्सिडी खरीद पर जैसे ही क्लिक है तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब इस पे क्लिक करना है, डीजल अनुदान आवेदन पे क्लिक करना है। अब ओके विकल्प पे क्लिक करना है, क्लोज विकल्प पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको किसान पंजीकरण नंबर एंटर कर लेना है और सर्च विकल्प पे क्लिक कर देना है। सर्च विकल्प पर जैसे ही क्लिक है तो इस तरह से आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब आवेदन करने से पहले एक बार आपको पूरे बारीकी से पूरा डिटेल को चेक कर लेना है। अब यहाँ पे हमने पर्सनल जानकारी को सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ से देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप आवेदन करना होगा। सबसे पहले यहाँ बताया गया कि डीजल अनुदान आवेदन प्रारंभ 30/10/2026 तक ही मान्य है। तो इस तिथि तक या इस तिथि से पहले पहले आपको आवेदन कर लेना है, इस तिथि का इंतजार नहीं करना है। अब यहाँ मौसम पूछा जा रहा है तो इस पे क्लिक करना है, खरीफ विकल्प पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे फसल का नाम पूछा जा रहा है तो जो भी फसल के लिए आवेदन करना चाह रहे हो उस पर आपको क्लिक करना है। मैं इस तरह से धान पे क्लिक कर दिए। इसके बाद यहाँ पे सिंचाई की कुल संख्या पूछा जा रहा है तो इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप पहली बार अभी आवेदन कर रहे हैं एक ही सिंचाई का तो आपको एक पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। अब यहाँ पर किसान का प्रकार पूछा जा रहा है तो इसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपका खुद का जमीन है और खुद ही खेती बाड़ी कर रहे हैं तो ऐसे में आपको स्वयं के तहत आवेदन करना होगा। तो ऐसे में आप स्वयं पे क्लिक करेंगे और आगे आपको जमीन की रसीद अपलोड करनी होगी। दूसरा यहाँ पे पूछा जा रहा है बटेदार, मान लीजिए दूसरे की जमीन है और आप उसकी जमीन पे खेती बाड़ी कर रहे हैं तो ऐसे में आप बटेदार हो गए तो आपको बटेदार के तहत आवेदन करना होगा। तीसरा देखिए स्वयं प्लस बटेदार, यानी खुद का भी थोड़ा बहुत जमीन है और दूसरे की जमीन पे भी खेती बाड़ी कर रहे हो, ऐसे में आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जिसके तहत आप आवेदन करना चाह रहे हो उस पर आपको क्लिक करना है। मैं इस वीडियो में आपको बटेदार का पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो मैं इस तरह से बटेदार पे क्लिक कर दिए। इसके बाद यहाँ पे कुल जमीन पूछा जा रहा है कि आपने कुल कितने जो सो एकड़ में जो सो आपने खेती बाड़ी की है, तो जितने भी किए होंगे वो आपको यहाँ पे बताना होगा। अब देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है कि कृपया डिसमिल में जमीन का विवरण डालें। 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल। अब मान लीजिए कि आपने 5 एकड़ में खेती की है तो आपको यहाँ पे 500 डिसमिल लिखना है, 500 इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो खेसरा नंबर पूछा जाए, हालांकि यहाँ पे बताया गया कि अनिवार्य नहीं है, तो आप यहाँ पे खेसरा नंबर यानी प्लॉट नंबर जरूर लिखिए। इसके बाद यहाँ पे थाना नंबर पूछा जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आपको जो सो थाना का कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक मौजा का थाना नंबर दिया गया जो कि 3 अंक का होता है, तो वो आपको यहाँ पे थाना नंबर, मौजा का थाना नंबर लिख लेना है। और यहाँ देखिए कुल सिंचित रकबा डिसमिल में पूछा जा रहा है। अब जैसे कि आपने कुल इतने में खेती की है, लेकिन इसमें आपने सिंचित डीजल के माध्यम से कितने में की है। हो सकता है कि आप पूरा का पूरा जो सो आप डीजल के ही माध्यम से सिंचित किए होंगे, या ये भी हो सकता है कि कुछ जो सो आप डीजल के माध्यम से और कुछ अन्य स्रोत के माध्यम से सिंचाई किए होंगे। तो आप डीजल के माध्यम से जितना सिंचाई किया वो जानकारी आपको लिखना है। ये तो आपका हो गया कुल रकबा, यानी कि आपने इतने में खेती की है। इसमें आपने सिंचित कितने में किया डीजल के माध्यम से, तो जैसे मान लीजिए कि आपने 4 एकड़ में जो सो आपने
डीजल के माध्यम से सिंचित किए हैं, तो आपको यहाँ पे 400 लिखना है, क्योंकि डिसमिल में आपको जानकारी देना है। अब हो सकता है यहाँ पे आपका कुल जमीन की विवरण इससे ज्यादा भी हो, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा जितना भी आपने डीजल के माध्यम से सिंचित किया वो जानकारी आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ देखिए बगल के किसान का नाम पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। देखिए बटेदार के तहत अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो ऐसे में आपको पहले स्वघोषणा पत्र डाउनलोड करना होगा। स्वघोषणा पत्र डाउनलोड करने के लिए फिर से आपको यही आर्टिकल ओपन कर लेना है और ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए बटाईदार, इसके आगे देखिए फॉर्म डाउनलोड करे, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते अगले स्टेप में इस तरह से स्वघोषणा पत्र देखने को मिलेगा। अब इन्हें आपको प्रिंट करना और इसके बाद आपको कलम के माध्यम से पूरी बारीकी से भरना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको किसान का नाम लिखना है, जो भी किसान के नाम से आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे उनके पति या पिता का नाम लिखना है। अगर पुरुष के नाम से आवेदन हो रहे हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पे उनके पिता का नाम लिखना है। किसी महिला के नाम से आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे उनके पति का नाम लिखना है। यहाँ पे गांव का नाम लिखना है, यहाँ पे पंचायत का नाम, यहाँ पे प्रखंड का नाम और यहाँ पे जिला का नाम। इसका नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे क्रमांक संख्या पूछा जा रहा है, तो आप चाहे तो एक लिख सकते हैं, अन्यथा इस कॉलम को खाली छोड़ना है। अब यहाँ पे थाना पूछा जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि थाना का नाम लिखना है, मौजा का जो थाना नंबर है वो आपको लिखना है। जैसे कि अभी आपको हमने यहाँ बताए थे थाना नंबर, तो यहाँ पे जो थाना नंबर लिखेंगे वही थाना नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे खेसरा पूछा जा रहा है, तो जो जमीन पे आपने खेती की है, जिस जमीन का आपने यहाँ पे प्लॉट नंबर यानी खेसरा नंबर दिए है, वही जानकारी आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे जो खेसरा नंबर लिखे है वो जमीन किनके नाम से, जिनके नाम से भी होगा उनका नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बगल का जो भी जमीन धारक होगा उनका नाम आपको एक यहाँ पे लिख लेना है। और कुल खेती का रकबा पूछा जा रहा है, जैसे कि आपने कुल खेती का रकबा यहाँ पे बताया कि 500 डिसमिल यानी 5 एकड़ में खेती की है, तो यहाँ पे आपको 500 डिसमिल लिख लेना। डी जीरो कर दीजिएगा, पहले 500 लिखिएगा फिर इसके आगे डी जीरो कर दीजिए, ताकि इससे ये अनुभव हो जाएगा कि डिसमिल में लिखा गया। इसके बाद पटवन रकबा पूछा जा रहा है, तो जैसे कि आपने यहाँ पे पटवन रखवा दिए कि भाई 400 डिसमिल है, यानी कि 4 एकड़ में आपने डीजल के माध्यम से सिंचाई की, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पटवन रखवा दे देना है, जितना भी होगा वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब ध्यान दें कि आपका ये स्वघोषणा पत्र में और यहाँ पे जो जानकारी देंगे वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें ये आवेदन करते समय कुछ और दिया है, स्वघोषणा पत्र में कुछ और है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं तो अन्यथा रिजेक्ट होने की ज्यादा संभावना होगी। अब यहाँ पे देखिए 1 नंबर बगल का किसान पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको जो सब पहला किसान का नाम लिखना है, जो भी उस खेत के अलग अलग में जो भी किसान खेती करें उनका नाम लिखिए, उनका पता लिख लीजिए, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, उनसे यहाँ पे हस्ताक्षर करा लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो नाम लिखेंगे उसी किसान का नाम आपको 1 नंबर में यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो दूसरे नंबर में दिया गया, दूसरे किसान का नाम, पता, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर करवा लेना है। और यहाँ पे जो आप किसान का नाम लिखेंगे उसी किसान का नाम आपको यहाँ पे दूसरे नंबर में लिख लेना है। इस तरह से आपने यहाँ पे पूरा डिटेल फिलअप कर लिए। अब एक ही जगह आपने खेती की है, तो ऐसे में आपको एड न्यू रो पे क्लिक नहीं करना है। लेकिन मान लीजिए कि आपका कुल जो सो जमीन जो सो आपने इतने में जो सो खेती की है, लेकिन हो सकता है कि आप 2 जगह खेती किए होंगे, तो ऐसे में आपको यहाँ पे जानकारी देना होगा। अब एक जगह जो आपने खेती की है उसके जो सो खेसरा नंबर लिखना है, थाना नंबर और कितने डिसमिल आपने जो सो डीजल के माध्यम से सिंचित किए वो आपको जानकारी यहाँ पे लिखना है। अलग अलग किसान का नाम लिख लेना है और एड न्यू रो पे क्लिक है। इसी तरह से एक कॉलम और खुल जाएगा, दूसरी जगह जो खेती किया उसकी जानकारी लिख लेना है। लेकिन एक ही जगह खेती की एक कॉलम में पूरा डिटेल फिलअप करना है और यहाँ पे सिंचित भूमि रकबा देखने को मिल जाएगा। अब आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। मान लीजिए कि आपने जो डीजल के माध्यम से सिंचित किया उसमें आपके पास एक ही रसीद है, हो सकता है 50 लीटर का हो, 60 लीटर का हो या जितने का भी हो, तो उस पर देखेगा लीटर दिया रहता है, वो लीटर आपको यहाँ पे लिखना है। ये हो गया सिर्फ एक रसीद है आपके पास डीजल का। तब आगे हम बताएंगे कि 2 से 3 डीजल की रसीद है तो वैसे कैसे आप लिखेंगे, लेकिन एक रसीद है तो यहाँ पे लीटर लिखना है। उसी रसीद पर देखेंगे तो मूल्य भी दिया होगा, टोटल आपका कितना मूल्य है वो आपको यहाँ पे लिखना है। रसीद संख्या जितना होगा वो आपको लिख लेना है और यहाँ पे आपको जो सो उनका जो सो डेट देखना है कि कितनी तारीख में वो जो सो रसीद है, तो वो डेट आपको यहाँ पे खुद से टाइप करके लिख लेना है। एक बात ध्यान है कि जो डीजल की रसीद की जानकारी भरेंगे वो डीजल की रसीद 17/8/2026 से पहले का नहीं होना चाहिए और 30/10/2026 के बाद का नहीं होनी चाहिए, इस बीच का होनी चाहिए, तभी वो रसीद मान्य होगा। अब ये तो गया एक रसीद का, लेकिन मान लीजिए आपके पास 2 रसीद है या फिर 3 रसीद है, तो ऐसे में आपका इस प्रकार से डिटेल फिलअप करेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि आपके पास 2 रसीद है, हो सकता है एक पे जो सो 30 लीटर का हो, एक पे 20 लीटर का हो, तो दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा, जितना लीटर हुआ वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। जैसे कि 30 20 50, तो वो आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे आपको मूल्य लिखना है, तो हो सकता है कि जिसपे 30 लीटर का उसमें मान लीजिए कि 3000 का है, एक उदाहरण बता रहा हूँ, तो 3000 वो हो गया, और दूसरा 20 लीटर का मान लीजिए वो 2000, 3 2 5, तो आपको टोटल यहाँ पे 5000 लिख लेना है।
अब यहाँ पे रसीद संख्या पूछा जा रहा है, तो रसीद संख्या 1 नहीं लिखना है, 2 लिखना है। अब मान लीजिए जो 30 लीटर का है वो रसीद संख्या सपोज कीजिए कि 100 है, तो आपको इस तरह से 100 लिखना है। इसके बाद आपको एक कॉमा एंटर करना है और इसका फिर से एक स्पेस एंटर करना है, और जो दूसरा रसीद का संख्या है वो आपको लिख लेना है। मान लीजिए कि दूसरा रसीद का संख्या आपका 110 है, हालांकि ये नहीं होगा, आपको देख लेना है कि रसीद पे कितना बिल नंबर है, जो भी होगा वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। इस तरह से आप लिख लिए। इसी तरह से मान लीजिए कि 3 रसीद है, तो आपको पहले क्या करना हो, यहाँ पे तीनों का लीटर बता देना है जोड़ के, उसका तीनों का मूल, और यहाँ पे फिर से वही आपको क्या करना है, कोमा इस तरह से एंटर करना है, और तीसरा आपको जो जो रसीद होंगे उसका देखेंगे ऊपर बिल नंबर दिया रहता है, यानी रसीद संख्या, वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो इस तरह से आप जितने भी रसीद होंगे उसकी जानकारी बढ़ेंगे। एक ही होगा तो आपको सिंपली एक लिख लेना है, और इसके बाद आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे डेट पूछा जा रहा है। आप कहेंगे सर मेरे पास तो 2 रसीद है लेकिन डेट तो यहाँ पे 2 सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कैसे डेट सेलेक्ट, तो दोनों में से देखिएगा कि जो रसीद का अमाउंट जो सो ज्यादा है वो डेट आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लीजिए एक रसीद 30 का हो गया, एक रसीद 20 का हो गया, तो जो रसीद आपका 30 का है यानी 30 लीटर का, उस रसीद का देखिएगा, या आसान शब्दों में समझिए कि जो रसीद आपका ज्यादा अमाउंट का है उसमें देखिएगा कि कितनी तारीख को आपने परचेज किए हैं, यानी वो रसीद जो सो आप कितने तारीख को डीजल भरवाए थे, डीजल लिए थे, वो डेट देखना है और वो डेट आपको यहाँ पे लिखना है। अब कैलेंडर की मदद से डेट सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे अभी सिलेक्ट नहीं हो रहे, हो सकता है ये बग हो, लेकिन आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि कैलेंडर की मदद से भी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे खुद से टाइप कर लेना है। जैसे मान लीजिए आज ही की डेट का रसीद है, तो ऐसे में इस तरह से आपको लिख लेना है डेट, और इसके बाद आपको स्लैश एंटर करना है। अब जैसे कि अगस्त है तो 08 लिखना है इस तरह से, फिर आपको स्लैश लिखना है। अब ईयर लिखना है तो 2026 इस तरह से आपको लिख लेना है, और किसी पे क्लिक नहीं करना है, बाहर इस तरह से क्लिक करना है। अब यहाँ पे पेट्रोल पंप का नाम पूछा जाए, तो जो डीजल की रसीद की जानकारी दे रहे हैं वो रसीद आप किस पेट्रोल पंप के माध्यम से लिए, वो पेट्रोल पंप का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, और ये भी जानकारी आपके डीजल के रसीद पे ही देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे भी आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे पेट्रोल पंप का नाम पूछा जा रहा है। अब देखिए एक ही पेट्रोल पे आप रसीद लिए हैं, तो ऐसे में आपको एक पेट्रोल पंप का नाम लिखना है। लेकिन मान लीजिए कि एक जो सो पेट्रोल पंप पे लिया और दूसरा कहीं और जाके दूसरे पेट्रोल पंप पे भी लिया है, तो आपको यहाँ पे फिर दोनों पेट्रोल पंप का नाम लिखना है। इसका वो पेट्रोल पंप किस प्रखंड के अंतर्गत आते हैं वो प्रखंड का नाम लिख लेना है। या फिर आप चाहे तो एक पेट्रोल पंप का भी नाम लिखेंगे तभी आपका चल जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। और वो पेट्रोल पंप किस प्रखंड के अंतर्गत आते हैं वो प्रखंड का नाम लिख लेना है। अब हो सकता है कि एक पेट्रोल पंप एक प्रखंड के अंतर्गत आते होंगे और दूसरा कहीं रसीद भरवाएंगे वो किसी और प्रखंड के अंतर्गत आते होंगे, आप चाहे तो यहाँ पे कोमा लगा के प्रखंड का भी नाम लिख सकते हैं। लेकिन बेस्ट होगा कि यहाँ पे भी पेट्रोल पंप का एक ही का नाम लिखिएगा और प्रखंड का भी नाम एक ही लिखिएगा, या कोशिश कीजिएगा कि आप एक ही पेट्रोल पंप से रसीद लें। आप अपने अनुसार यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपका अनुमानित, आप जितना जानकारी रकबा का देंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे अनुमानित राशि देखने को मिलेगा। अब ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि यहाँ पे आपको जितना राशि देखने को मिल गया उतना ही आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे शपथ पत्र के लिए बोला जा रहा है कि मैं प्रमाणित करता या करती हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही है, इसमें कोई त्रुटि पाए जाने पर आवेदन रद्द या अनुदान की राशि वसूल कर लिए जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। तो आपको इस बॉक्स पे टिक करना है, और इसका यहाँ देखिए गेट ओटीपी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी पर जैसे ही क्लिक है तो आपके किसान पंजीकरण में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर 4 डिजिट का ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है, और इसके बाद यहाँ देखिए वैलिडेट एंड अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। करते अगले स्टेप में इस तरह से यहाँ पे आपका पूरा डिटेल देखने को मिलेगा। अब आपको इस तरह से इसको होते नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे आपका पूरा विवरण देखने को मिलेंगे। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए आपको अपने परिवार में एक सदस्य का कम से कम आपको आधार ओटीपी के माध्यम से ऑथेंटिकेट करना होगा। हालांकि आप चाहे तो अपने पूरे सदस्य का कर सकते हैं, लेकिन आप पूरे सदस्य का नहीं देना चाहते तो कम से कम एक सदस्य का यहाँ पे आपको आधार ऑथेंटिकेट करना होगा। सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। अब जिन सदस्य का ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं वो उनका क्या रिलेशन है, जैसे मान लीजिए कि ये जो आवेदक है जिनके नाम से आवेदन उनका, और यहाँ पे जिनका आप डिटेल दर्ज करेंगे उनका, दोनों में क्या रिलेशन है। जैसे मान लीजिए वो अपने माता का आधार देना चाहते हैं, माता का तो ऑथेंटिकेट करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में माता पे क्लिक करेंगे। अगर पिता करना चाह रहे हैं तो पिता पे क्लिक करेंगे। पति पत्नी का देना चाह रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे, या फिर वयस्क बच्चे उनके बच्चे हैं उनका ऑथेंटिकेट करना चाह रहे हैं तो इस पे क्लिक करें। तो जो भी होगा आप अपने अनुसार इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे बताना है जीवित या मृत। तो मृत पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, जीवित पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। जीवित पे क्लिक करने के बाद अब आपको उन सदस्य का यहाँ पे आधार नंबर लिख लेना है, और यहाँ पे उनका आधार अनुसार नाम लिखना है, और उनके आधार कार्ड पे जो भी जन्म तिथि होगा वो जन्म तिथि आपको सिलेक्ट कर लेना है।
तो कैलेंडर की मदद से सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपको नॉर्मली जितना भी उनका जन्म तिथि होगा कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं डेमो के रूप में एक यहाँ पे जन्म तिथि लिख लेता हूँ। इस तरह से जो भी जन्म तिथि होगा आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो मैं एक उदाहरण के रूप में यहाँ पे इस तरह से जन्म तिथि लिख लिए। ध्यान दें उनके आधार पे जो जन्म तिथि होगा वही आपको लिखना है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए सेंड ओटीपी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पर जैसे ही क्लिक है तो इनके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद यहाँ देखिए वेरीफाई, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से लिखा आ जाएगा सक्सेस। अब यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव मेंबर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ पे उस मेंबर का डिटेल सेव हो जाएगा, जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ, कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। और भी मेंबर को जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बारी बारी से उनके जितने भी मेंबर हैं, जिनका भी मेंबर का आप नाम जोड़ना चाह रहे हैं, उनका डिटेल ऐड करके कुछ इसी प्रकार से जोड़ सकते हैं। मान लीजिए नहीं जोड़ना चाहते तो आपको छोड़ देना है, लेकिन कम से कम एक मेंबर का नाम आपको यहाँ पे जोड़ना होगा। और एक बात ध्यान है, जिनके नाम से आवेदन करें उनका डिटेल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है, अन्यथा आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए दस्तावेज से जुड़ी जानकारी दी है, जिनमें बताया जा रहा है कि डीजल की पावती रसीद जेपीजी जेपीईजी इन दोनों में से कोई एक फॉर्मेट होनी चाहिए। और ध्यान है कि वो 200 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 200 केबी तक या उससे कम का होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे जानकारी दी गई है। अब डीजल रसीद अपलोड करने के लिए सिंपली आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और जहां भी डीजल रसीद होगा आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है, ओपन विकल्प पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे डीजल रसीद का नाम जो भी रखे होंगे वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको जमीन का रसीद अपलोड करना होगा अगर आप रैयत के तहत आवेदन कर रहे हैं, और ध्यान है कि वो पीडीएफ में होनी चाहिए। लेकिन आप गैर रैयत यानी बटेदार के तहत आवेदन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आपको स्व घोषणा पत्र अपलोड करना होगा। और स्व घोषणा पत्र भी आपका 200 केबी से कम ही होने चाहिए, और जेपीजी या जेपीईजी इन दोनों में से कोई एक फॉर्मेट होनी चाहिए। अब घोषणा पत्र अपलोड करने के लिए सिंपली आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और जहां भी घोषणा पत्र होगा इस तरह से सेलेक्ट करना है, ओपन विकल्प पे क्लिक करना है। तो इस तरह से यहाँ पे घोषणा पत्र का नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए जो बॉक्स दिया गया इस बॉक्स पे टिक रहने देना है और इसके बाद यहाँ देखिए सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते अगले स्टेप में इस तरह से सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका आवेदन डिटेल देखने को नहीं मिलेंगे, इसके लिए आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बेनिफिशियरी एप्लीकेशन प्रिंट, छोटा सा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते अगले स्टेप में इस तरह से आपका आवेदन का पूरा डिटेल देखने को मिलेगा, जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। अब इन्हें आप प्रिंट या पीडीएफ में डाउनलोड करना चाह रहे थे, यहाँ देखिए प्रिंट, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप इन्हें पीडीएफ में सेव कर लीजिए।